रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता जवानी थी, मगर घमंड और बनावट चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्री योचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था। उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, कांट छांट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी ही बेटी हो। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों में गर्व और प्रेम टपकता था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थीं। गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ था, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जाकर लटक गए। कई मिनट तक तूफान सा मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी। कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज्यादा तेज लोगों में धोल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगीं। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता, स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ न आई। वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थीं। गाने के बाद विभिन्न संस्थानों की तरफ से अभिनंदन पेश हुई और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूँ दोस्तों की मंडली में उनकी आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सर हिलाने लगे। जब जलसा खत्म होने का वक्त आया, वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज़ पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंखें रोहिणी पर आ टिकीं। उसकी छाती धड़कने लगी।
लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन करना आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज़ के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता और रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च कर दिया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करके भी अपने आंसुओं को रोक न सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही नहीं रहा कि रोहिणी यहाँ से अकेले कैसे जाएगी। क्या हर्ज है यदि तुम भी चले जाओ नरोत्तम दास? नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाता हूँ। वह इस फिक्र में थे कि देखी विदाई की बातचीत का मौका मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे के पीछे छिपी है मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में इसका ब्याह करोगे? इस जगह से बात आई, उस जगह से बात आई। लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते, मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को बम्बई से लौटे हुए अब 1 महीना हो चुका था। एक दिन जब वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरे घर की बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राज़ी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल कर लो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर में एक आदमी है जो उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का क्या बखान करूं, अच्छा नहीं मालूम होता। लेकिन यह ज़रूर कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम चाहे तो इत्मीनान कर लो। जवाब जल्द देना, ज़्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई थी। उनकी वह प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला बम्बई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन था। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दारो दीवार मुस्कुरा रहे थे और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता था। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रूपहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहराने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में पड़ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उड़ी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी, वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जुबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसमें वज़न है, सख्ती है, पाबंदियां हैं, लेकिन वज़न के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है।
दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौरा आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। ज़रा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास गई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी बेटी हो गई।